हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको ऑक्सीकरण और अपचयन से जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन के सारे क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है? दोस्तों, जिंक से जिंक आयन का निर्माण जो है ये ऑक्सीकरण के कारण होता है। किसके कारण? ऑक्सीकरण के कारण होता है। दोस्तों, जिंक से जिंक आयन का निर्माण जो है ये ऑक्सीकरण के कारण होता है। बात करते हैं ऑक्सीकरण की, तो ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक में विद्युत धनात्मक परमाणुओं का अनुपात कम हो जाता है। यही क्या कहलाता है? तो ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। MnO प्लस 4HCl डैश MnCl2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस Cl2 दी गई अभिक्रिया के अनुसार इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों, हमको यहाँ पे गलत कथन बताना है। MnO2 का MnCl2 में अपचयन होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। MnO2 का जो है MnCl2 में क्या हो रहा है? तो अपचयन हो रहा है, तो ये सत्य कथन है। Cl2 का HCl में ऑक्सीकरण होता है, तो दोस्तों ये गलत कथन है। Cl2 का HCl में ऑक्सीकरण नहीं होता है। HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण होता है, तो हाँ बिल्कुल HCl का Cl2 में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और यह एक रिडॉक्स अभिक्रिया है, तो बिल्कुल दोस्तों यह एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। तो गलत कथन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है दोस्तों, दी गई अभिक्रिया में HCl का ऑक्सीकरण Cl2 में होता है, अतः कथन भी गलत है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, अतः ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। जहां ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है। जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? तो ऑक्सीकरण कहलाती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन त्यागने की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिनमें पदार्थ के इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। ऑक्सीकरण संख्या किसी रासायनिक यौगिक में बंधे हुए किसी परमाणु के ऑक्सीकरण की सूचक होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन होता है? दोस्तों, अपचयन हमको बताना है। तो दोस्तों ये है अभिक्रिया Fe2O3 प्लस ट्वाइस Al Al2O3 प्लस ट्वाइस Fe। तो दोस्तों यहाँ पे किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है हमको बताना है। दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड जो है इसका यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका? फेरिक ऑक्साइड का। तो ये फेरिक ऑक्साइड जो है इसका क्या हो रहा है? यहाँ पे अपचयन हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। उपयुक्त अभिक्रिया Fe2O3 प्लस ट्वाइस Al Al2O3 ट्वाइस Fe में फेरिक ऑक्साइड का क्या होता है? अपचयन होता है। तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड जो है इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस समूह की धातुएं कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों, कौन सी धातु है जो कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ये है दोस्तों हमारी जिंक, फेरस और कॉपर। जिंक, फेरस और कॉपर जो है ये धातुएं कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है दोस्तों, Zn, Fe और Cu समूह उन धातुओं को है जो कार्बन के साथ उष्मांकित होने पर अपचयन द्वारा प्राप्त की जाती है। धातुओं की क्रियाशीलता श्रृंखला में ऊपर स्थित धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड को अपचयन करके स्वयं को मुक्त कर सकती है। कार्बन धातुओं ऑक्साइड को अपचयन करने के लिए एक उपयुक्त अपचायक है। जस्ता को बात करें तो ZnO प्लस C, तो Zn प्लस CO। लोहे की बात करें तो Fe2O3 प्लस 3C ट्वाइस Fe प्लस 3CO। ठीक है, तांबे की बात करें तो CuO प्लस C Cu प्लस CO। तो ये जो है ये हो जाएगा जस्ता, लोहा और तांबा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है
तब यह, दोस्तों जब एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ सहयोग करता है तब यह ऑक्सीकृत होता है। क्या होता है? ऑक्सीकृत होता है। दोस्तों जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ सहयोग करता है तो वह ऑक्सीकृत हो जाता है तथा इस प्रतिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह किस प्रक्रिया से गुजर रहा है? तो वह गुजर रहा है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो उसे ऑक्सीकरण प्रक्रिया से गुजरना कहते हैं। किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन या किसी धन विद्युतीय तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ये त्याग करता है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्यागते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चिप्स के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए प्रयुक्त गैस है। तो दोस्तों नाइट्रोजन जो है ये चिप्स के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए प्रयुक्त गैस है। दोस्तों चिप्स के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए प्रयुक्त गैस है हमारी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तत्व की पहचान सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में रदरफोर्ड ने की थी। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। प्रोटीनों में यह जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में सदैव उपस्थित रहती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? हाइड्रोजन का संयोजन, ऑक्सीजन का निष्कासन, इलेक्ट्रॉन त्यागना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन त्यागना जो है ये अपचयन से संबंधित गलत कथन है। हाइड्रोजन का संयोजन होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपचयन में। ठीक है दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया में या तो हाइड्रोजन का संयोजन होता है अथवा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया का प्रतिलोम है। इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, ना कि इसको त्यागना कहते हैं। ठीक है, इसके विपरीत उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का क्या होता है? ह्रास होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। H2CO और C द्वारा इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों ये है कैल्शियम। कैल्शियम का जो है कैल्शियम के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता है H2CO और C के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? दोस्तों ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, यही क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, अर्थात एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो दूसरा उसे क्या करता है? ग्रहण करता है। इसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दी गई अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन होगा? तो दोस्तों अपचयन किसका होगा? अपचयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर रहा है? आप देखिए, तो ये कर रहा है ZNO। ZNO जो है ये क्या कर रहा है? अपचयन, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ZNO यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दी गई अभिक्रिया में ZNO का अपचयन होगा तथा यह जिंक में परिवर्तित हो जाएगा, जबकि कार्बन का क्या होगा? उपचयन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आभूषणों के धूमिल होने का एक उदाहरण है। तो दोस्तों आभूषणों के धूमिल होने का एक उदाहरण है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है ये आभूषणों के धूमिल होने का एक उदाहरण है। दोस्तों ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के कारण आभूषणों का रंग धूमिल हो जाता है। उदाहरण की बात करें तो फेरस क्लोराइड से फेरिक क्लोराइड के बनने में फेरस आयन परिवर्तित होकर फेरिक आयन हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक छात्र एक रिबन लेता है और उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता है और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। यह किस प्रतिक्रिया द्वारा प्रभावित हुआ है? तो दोस्तों ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के द्वारा। दोस्तों जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन में जलता है तो यह ऑक्सीकरण से गुजरता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है तो ये कहलाती है दहन। दहन अभिक्रिया जो है ये गर्मी और प्रकाश पैदा करती है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है दहन कहलाती है। दहन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उदाहरण की बात करें तो लकड़ी का जलना, मोमबत्ती का जलना
अतः दहन वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो कि गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य है हमको बताना है। दोस्तों अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अपचयन अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी वाला सत्य कथन हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या किसी विद्युत धनी तत्व का योग हो अथवा किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन या ऋण उद्युत तत्व का निकलना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन। अतः अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, डैश में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, तो ये है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होते हैं? दोनों होते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है एवं दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण की बात करें तो ये हो गया CuSO4 प्लस Zn, ZnSO4 प्लस Cu। उपरोक्त अभिक्रिया में Zn का ZnSO4 में ऑक्सीकरण हो रहा है तथा CuSO4 का Cu में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो इसका राइट आंसर आपको बता दिए हमने। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा गलत है? तो ये अभिक्रिया है दोस्तों 2PbO प्लस C 2Pb प्लस CO2। तो इसमें हमको बताना है कि गलत कथन कौन सा है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन हो रहा है, ये गलत कथन है। लेड अपचयन होता जा रहा है, ये भी गलत कथन है दोस्तों। कार्बन का उपचयन हो गया है, तो ये सत्य कथन है। लेड ऑक्साइड अपचयन हो रहा है, तो ये भी सत्य कथन है। तो गलत कथन जो हो जाएगा ए और बी वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला, निम्न तत्वों में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है? तो क्लोरीन जो है दोस्तों यह एक अपचायक कारक नहीं है। बात करें जस्ते, कोक और सोडियम की, तो यह एक अपचायक कारक है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक या अवकारक रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। अपचायक के उदाहरण की बात करें तो जस्ता, कोक, सोडियम, हाइड्रोजन, ये किसके उदाहरण है? अपचायक के उदाहरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक केटायन है? तो दोस्तों केटायन कौन सा हो जाएगा? तो अमोनियम जो है एक केटायन है। यदि किसी आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो तो आयन में धनात्मक आवेश होता है, इसे ही धनायन कहते हैं। क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं। उपरोक्त प्रश्न में अमोनियम जो है ये क्या है? कैटायन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? दोस्तों परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति जो है ये यौगिक का वास्तविक आवेश को प्रदर्शित करती है। क्या करती है? यौगिक के वास्तविक आवेश को प्रदर्शित करती है परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति। दोस्तों किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या यौगिक के वास्तविक आवेश को निर्धारित करती है, अर्थात जितनी परमाणु की संयोजकता होती है वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ठीक है, सोडियम परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो +1 होगी। ठीक है, संयोजकता जो होती है ना, तो +1 होगी सोडियम परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।